Hello everyone, this is the second lecture of ionic equilibrium. पहले लेक्चर में हमने बेसिक्स देखे कि सब्सटेंस कितने प्रकार के, इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट. सेकेंड चीज़ हमने देखी कि भाई इलेक्ट्रोलाइट जो कि एक्चुअली में इस चैप्टर का फोकस है, ठीक है, तो वो कितने प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोस्टली हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे. क्योंकि या उनका जो यूज़ होगा लिमिटेड होगा, क्योंकि उसमें इक्विलिब्रियम सेट ही नहीं होता. और जब नाम ही आयनिक इक्विलिब्रियम है, और आयनिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी है, तो जब नाम ही आयनिक इक्विलिब्रियम है तो ऐसे आयंस या ऐसे कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा जाएगा जहाँ पे इक्विलिब्रियम सेट हो. तो वी विल मोस्टली फोकस अपॉन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में जो होते हैं एसिड्स हो गए, बेसिस हो गए और सॉल्ट्स हो गए. तो एसिड बेस जो थियोरीज हैं, लाइक एसिड्स और बेसिस को जानने का जो अभी लाइक लास्ट उसमें हमने देखा था कि वी डिस्कस्ड सम ऑफ द थियोरीज, एटलीस्ट टू ऑफ द थियोरीज ऑफ लाइक हाउ एसिड्स एंड बेसिस कैन बी कैटेगराइज्ड. तो पहला था तुम्हारा आर्हीनियस एसिड, जो कि बहुत पहले से तुम देखते आ रहे हो. शायद 9th-10th में भी तुमने यही पढ़ा कि भाई जो H+ देगा वो एसिड हो गया, जो OH- देगा वो बेस हो गया, है ना. वो हमने वहाँ पे देख लिया, बहुत बेसिक था, ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, तो थोड़ी बहुत उसमें बात करके वो कंप्लीट हुआ. जो एक थोड़ा सा सिमिलर बट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ना, वो है कि भाई उसमें एसिड की डेफिनेशन तो सेम है, H+ देगा तो एसिड होगा, लेकिन अगर H+ लेगा तब बेस कहलाएगा. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास OH हो, है ना, या OH- जो देता हो वो बेस ही हो या वो बेस ना हो, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो उसके बेसिस पे भी हमने देखा कि कौन कौन से होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स भी हमने देखे. तो लेट्स टेक जो लास्ट पोर्शन में उसमें बता रहा था वो अभी मैं थोड़ा सा बताता हूँ, और उसके बाद हम उस पर कुछ क्वेश्चन, उसके बाद उसमें थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे. तो द लास्ट थिंग दैट आई टोल्ड यू वॉज कि जो तुम्हारा कोई भी लुईस एसिड होगा, है ना, तो स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस एसिड बेस पेयर हमने कर लिया था, दैट्स क्लियर नाउ. तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में क्या होगा, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हुआ तो उसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो वीक होगा, एंड वाइस वर्सा. मतलब अगर इस जो एसिड है वो वीक हुआ तो कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, है ना. और दूसरा जो बेस के केसेस में एग्जैक्टली सेम है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा, अगर वीक बेस हुआ तो कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होगा. ठीक है ना. अब इसका यूसेज क्या है, ठीक है, तो उसमें लिख लो, अगर नहीं लिखा है तो एनी रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक डायरेक्शन. एवरी रिएक्शन always proceeds from strong to the weak direction. ठीक है, जैसे मैं तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ या इक्वेशन लिख रहा हूँ. लेट्स से Na2CO3 प्लस H2SO4 ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बना Na2SO4 प्लस H2CO3. ठीक है जी. अच्छा, अब हमने कहा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाना चाहिए है. ये क्या है, इसमें अगर तुम देखो H2SO4 और H2CO3 की अगर हम बात करें तो H2SO4 इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड. दोनों में एसिड में अगर हम देखें तो दिस इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या है, दिस इज़ अ वीक एसिड, है ना. क्लियर है, ठीक है. अच्छा, तो अगर सिर्फ एसिड के बेसिस पे देखें तो स्ट्रॉन्ग से वीक एसिड पे जा रहा है, ये क्लियर है. तो अकॉर्डिंग टू जो मैंने बोला वो है, और अगर तुम ये रिएक्शन कहीं पे भी चेक करोगे दिस ऑलवेज टेक्स प्लेस. इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई इस डायरेक्शन में नहीं होगी, पिछले रिवर्स डायरेक्शन में होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, नथिंग लाइक दैट. सो दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस. अगर तुम देखना चाहते हो तो इसमें ये वीक एसिड है ना, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, CO3 2-. ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये SO4 जो SO4 2- है, दिस इज वीक बेस, है ना. तो यहाँ पर भी क्या है, स्ट्रॉन्ग टू वीक जा रहा है, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग टू वीक जा रहा है. गेटिंग माई पॉइंट.
तो हमेशा चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड तक जाए, चाहे स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस तक जाए। अगर उल्टा हुआ, वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस से स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस से स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगी, वो सिर्फ रिवर्स डायरेक्शन में होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, इन सारे के सारे एग्जाम्पल्स को तुम करोगे, ट्राई करोगे। यू विल पॉज द वीडियो एंड यू विल डू दीज क्वेश्चंस। CH3COOH, HCOOH प्लस CH3COONA, ठीक है। तुम्हें बताना है कि क्या ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में फीसिबल है ना। तो यहाँ पे तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स का कोई व्यू नहीं लेना कि भाई कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फीसिबल है या नहीं है। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अकॉर्डिंग टू द, जो मैंने फंडा तुमको बताया, क्या उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ this reaction is feasible in the forward direction or not. You have to just use that. ठीक है, तो ये हो गया। Now this is pyridine या pyridine बोलते हैं इसको। हालांकि मैंने तुम्हें ये अभी तक पढ़ाया नहीं है, लेकिन तुम लिख लो, ठीक है, इसको अभी लिख लो, क्योंकि जब मैं बाद में से पढ़ाऊँगा, है ना, तो डेफिनेटली ये तुम्हारे आगे काम आ जाएगा। ठीक है, तो सो जस्ट राइट दिस डाउन, ठीक है। कुछ चीज़ में नहीं पता होगी तुमको, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। और अभी इसको पॉज कर लो, खुद से अटेम्प्ट करके देखो। हालांकि आई एम श्योर कि तुम्हें नहीं पता हो कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा ज़्यादा वीक होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करके देख लो, ठीक है। आई होप कि तुम लोगों ने कोशिश कर ली होगी। नाउ देखो, ये HCON है, ये CH3COH है। अगर हम देखें तो यहाँ पे दो एसिड है, हम एसिड के बेस पे कर सकते हैं। हमें ये जानना है कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है। अगर ये स्ट्रॉन्ग हुआ और ये वीक हुआ तो फॉरवर्ड डायरेक्शन ओके है, अगर ये वीक हुआ ये स्ट्रॉन्ग हुआ तो फॉरवर्ड डायरेक्शन नॉट ओके, ठीक है। तो हालांकि इसका जो पोर्शन है वो ऑर्गेनिक में आएगा, लेकिन मैं तुम्हें भी करा देता हूँ, ये वीक एसिड होता है एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ओके थी, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में ओके होगी, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ओके नहीं होगी। इसी में सिंपल देखो, अब इसमें H2O और HCl को दोनों तरीके से देख सकते हो। हालांकि H2O है और HCl है, तुम्हें पता ही है कि HCl वन ऑफ द 6 स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो मैंने लिखवाए थे उनमें से एक है। इसका मतलब वाटर तो डेफिनेटली इससे कम ही होगा, है ना, दिस विल बी अ वीकर एसिड। तो यहाँ पे देखो, ये वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड जा रहा है, नॉट पॉसिबल। या अगर तुम चाहो तो इसमें भी देख सकते हो, Cl- इज अ वीक बेस और ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ये भी बैकवर्ड डायरेक्शन में ओके है। इस वाले में अगर तुम देखो, मैं सीधे सीधे बता देता हूँ, यहाँ पर तुम्हारा ये है पिरिडीन या पायरिडीन, मैं तो पायरिडीन बोलता हूँ, कुछ लोग पिरिडीन भी बोलते हैं। दिस इज पायरोल, ठीक। तो ये पायरिडीन और पायरोल, अगर तुम देखो, सॉरी एक मिनट, इसमें कुछ, हाँ ये दिस इज, एक मिनट, इसमें ना H और है, ये पिरिडीन है, नॉट दैट, ठीक है। इसके ऊपर तो H+ है, H लगा हुआ है इस पर, ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो तुम देखोगे ये पायरोल है, ये पायरिडीन है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड दिस इज अ वीक बेस। तो वीक बेस से स्ट्रॉन्ग बेस है, देन अगेन दिस इज नॉट फीसिबल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओनली इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और ये है Na+H2O। सेम अगर तुम्हें देखना है तो इसमें एसिड देखो, ये है, और वाटर इज़ द बेस एंड, हाँ चलो, वाटर इज़ ऑल्सो अ बेस, इट इज़ नॉट ओनली एन एसिड, तो ये भी बेस है। तो अगर हम देखें तो ये वीकर बेस है एज कम्पेयर टू NaOH, है ना। तो देन अगेन दिस इज फीसिबल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना है कि जो स्ट्रॉन्ग होगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस रिएक्टेंट साइड में होगा और वीक एसिड या बेस प्रोडक्ट साइड में होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, अदरवाइज नहीं। अगर तुम बैकवर्ड की बात करो तो यहाँ देखो, स्ट्रॉन्ग से वीक जा रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग से वीक जा रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग से वीक जा रहा है, स्ट्रॉन्ग से वीक जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल वी कैन नो दिस। लेकिन इसके लिए जो ज़रूरी है वो ये है कि तुम्हें रिलेटिव स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए एसिडिक
या बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। ये धीमे धीमे आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट कि ये सर आपने एकदम से कैसे करा दिया। देखो इसमें भी इनके रिलेटिव स्ट्रेंथ जो होती है ये हम इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, ठीक है, इसको देखेंगे वहाँ पे। नाउ नेक्स्ट, तो इसको लिख लो, एक अगर एक नोट करके लिखना है, एक दूसरा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे कोई सॉल्ट नहीं थे सारे के सारे, लेकिन एक जेनरिक रूल और दे रहा हूँ जो कि इसी के जैसा है, इसका एक दूसरा वर्जन समझ लो। सेम मतलब रूल सेम ही है, कोई अलग रूल नहीं बता रहा हूँ, बट एक दूसरा वर्जन है। वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड डिस्प्लेसेस अ वीक एसिड फ्रॉम अ वीक एसिड सॉल्ट, ठीक है। अगर ऐसा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, अदरवाइज नहीं, ठीक। तो लिखो स्ट्रॉन्ग एसिड रिप्लेसेस a weak acid from a weak acid salt। अगर हम तुम देखना चाहते हो तो strong acid replaces a weak acid from a weak acid salt, ठीक है। इस तरीके से भी देख सकते हैं हम इसको, got it। या फिर strong base, मतलब जहाँ तुमने acid लिखा था वहाँ base लिख लो, strong base replaces a weak base from a weak base salt, ठीक। ये दोनों चीज़ें हैं, सेम चीज़ को डिफरेंट, मतलब दो अलग अलग एसिड और बेसिस के लिए कह रहा हूँ। ये याद रहे तो अच्छा है, चाहे दोनों में से कोई सा भी याद रहे अच्छा है, दोनों रहे तो बेस्ट है बिल्कुल, ठीक है। नाउ इसमें एक चीज़ और लिखनी है, जैसे इस वाले की बात करूँ मैं, Na+ को देखो, ये क्या है एज कम्पेयर टू दिस, है ना, इसका एक काउंटर आयन हुआ ना, ये इसने OH- दे दिया, बचा क्या ये, ठीक। तो अगर हम देखें ये रिएक्ट नहीं हो रहा है ना, इससे रिएक्ट नहीं हो रहा है, अगर रिएक्ट हो रहा हो तो H+ देता, जबकि उल्टा होता है यूजुअली, है ना, लेकिन फिर भी ये रिएक्ट नहीं कर रहा है वाटर से, है ना। तो हमेशा याद रखना, अगर किसी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का काउंटर आयन हो, इसका काउंटर आयन है ना, OH- निकाल दिया, मान लो आपको HCl भी होता है, जैसे यहाँ पे देखो ये काउंटर आयन है इसका, ठीक है। Cl- क्या है, काउंटर आयन है HCl का, वो Na+ जो है काउंटर आयन है NaOH का, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इनके जो काउंटर आयन होंगे कभी भी वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, और रिएक्ट नहीं करेंगे तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हाइड्रेशन, एक होता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रेशन मैं तुम्हें बता चुका हूँ केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग में हमने देखा था कि कोई भी एक आयन हो, उसके अराउंड अगर वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर कोई और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, इन दिस केस पर्टिकुलर केस हम वाटर की बात कर रहे हैं, हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स उसके अराउंड ऐसे आके चिपक जाते हैं, एक स्फीयर सा बना लेते हैं। क्योंकि उन्होंने स्फीयर बना लिया है ना, तो वहाँ पर एक वर्चुअल बॉन्डिंग होती है, एनर्जी रिलीज होती है, हम कहते हैं कि हाइड्रेशन हो गया। बट दोज मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स डिड नॉट रिएक्ट विद दैट आयन, दैट इज व्हाट हाइड्रेशन इज। बट हाइड्रोलिसिस क्या होता है कि दैट दिस आयन वट एवर दैट इज, अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि ये आयन इससे रिएक्ट नहीं करेगा, बट वट एवर दैट आयन इज दैट विल एक्चुअली रिएक्ट विद वाटर एंड ऑल्सो गेट सराउंडेड बाय दी वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस में फर्क समझ में आया। हाइड्रेशन में सिर्फ सराउंड किया जाता है सॉल्वेंट पार्टिकल्स के द्वारा, और हाइड्रोलिसिस में रिएक्ट भी करता है और सराउंड भी करता है, ठीक। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड का काउंटर आयन हुआ तो वाटर के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो लिखो काउंटर आयंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिखना है। काउंटर आयंस ऑफ, ये दोनों में ना ऐसे रेड से मार्क कर देना है, काउंटर आयन के एग्जांपल्स हैं। काउंटर आयंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, काउंटर आयंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस विल नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, विल नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, दैट इज दे विल नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, दैट इज दे विल नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। अभी यहाँ पे डिफरेंस, जो एक मेन डिफरेंस है हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस का, वो भी लिख लो। इन हाइड्रेशन द आयन इज ओनली सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये हाइड्रेशन हो गया, ओनली सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स। इन हाइड्रोलिसिस या while in hydrolysis या whereas in hydrolysis the ion reacts with water molecules and also gets surrounded by it, by them लिखना चाहिए, है ना, reacts with water molecules and gets surrounded by them, ठीक है, क्लियर होगी बात।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। हालांकि तुम्हारे स्कूल में तो कोई नहीं पूछने वाला, तुम ये क्वेश्चन पूछने लगो तो शायद वही क्या कहते हैं कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है ना। तो स्कूल के पर्पज़ से ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यूज़फुल नहीं है। लेकिन अगर तुम इस चीज़ को समझ लो तो तुम्हारा जेईई मेंस तो यूँ समझो कि उसके लिए तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं अभी मेंस की ही बात कर रहा हूँ, पहले उस लेवल तक पहुँचते हैं फिर एडवांस की बात करेंगे, ठीक है। एक बार तुम वहाँ लेवल पहुँच जाओ, वो कॉन्फिडेंस आ जाए, तो एडवांस लेवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आई एम टेलिंग यू दैट, ठीक है। एटलीस्ट इन केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिक्स और मैथ्स तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी टफर, है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कॉन्सेंट्रेट ऑन केमिस्ट्री। अबे ये रैंक मेकर होती है। लोग बोलेंगे नहीं मैथ्स करो करो, मैथ्स इज द रैंक मेकर। आई अग्री टू सम एक्सटेंट। हाउ, मैं वो भी समझाता हूँ। चलो आज मैं यही समझाता हूँ। केमिस्ट्री में क्या है कि अगर तुम ओवरऑल देखो तो तीनों में से सबसे आसान जो पेपर आता है वो केमिस्ट्री का होता है। तो अगर मान लो तुमने सेम मेहनत करी है तीनों में, है ना, तो डेफिनेटली तुम्हारे केमिस्ट्री में कंपैरेटिवली ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो तुम देख रहे हो कि सेम मेहनत, अगर हम कहें कि मार्क्स ऑब्टेन्ड पर आवर ऑफ मेहनत, वो किस में ज़्यादा होगी? केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा। ये कोई नहीं डिनाई कर सकता, जेईई में कोई भी नहीं इसको डिनाई कर सकता। गॉट दैट, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब तुम कहोगे सर मैथमेटिक्स वाले सर बोलते हैं ऐसा कि क्या कहते हैं मैथ्स इज़ द रैंक मेकर। वो कब होता है पता है कब होता है? अगर मान लो तुम में और किसी और बच्चे के सेम मार्क्स आ गए, तीनों सब्जेक्ट के मिला के सेम मार्क्स आ गए, 200 दोनों के। अब उसमें देखा जाएगा सबसे पहले कि मैथ्स में किसके हाई है। जिसके मैथ्स में हाई होंगे उसकी हायर रैंक हो जाएगी, बस इतना होता है। तो रैंक मतलब यूँ समझो कि किसी की हायर रैंक आना तो एक बात है, लेकिन उस रैंक को लेके आना जिसमें तुम्हें आईआईटी मिल सकता है या एनआईटी मिल सकता है, पहले वो रैंक तो लेके आओ, फिर उसके बाद वो फाइट करना कि मेरी 2000 रैंक है उसकी 1999 है। गेटिंग माई पॉइंट? डजेंट मैटर, पहले उस रैंक को लेके आओ जिससे तुम्हें कॉलेज मिले अच्छा। अगेन, so where were we? Yeah, now let's talk about the next portion which is called the amphiprotic substances या amphiprotic acids। amphiprotic acids, ठीक है। amphiprotic acids क्या होते हैं यहाँ, है ना, तो लिखो amphiprotic acids those substances which can donate as well as accept H plus ions, which can donate as well as accept H plus ions। मतलब ये दोनों के, ये ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी एसिड भी है और ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी बेस भी है। दैट्स द पॉइंट, दैट्स वाई ये यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। एम्फीप्रोटिक एसिड्स या सब्सटेंसेस, जैसे भी लिखना चाहो, उसकी डेफिनेशन तुमने लिख ली होगी, ठीक है। विच कैन डोनेट एज वेल एज एक्सेप्ट H प्लस आयंस, ठीक है। और प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होता है भाई? H प्लस अगर मैं लिख रहा हूँ तो मैं इसको कभी प्रोटॉन बोल दूँ तो कंफ्यूज मत होना, दिस इज प्रोटॉन, क्योंकि H में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, नो न्यूट्रॉन। तो अगर मान लो तुमने ये निकाल दिया तो तब क्या बचेगा यहाँ पे H प्लस, तो H प्लस आयन इज ओनली प्रोटॉन, तो हम इसको प्रोटॉन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि हम इसको प्रोटॉन क्यों कहते हैं, ठीक। तो इसमें लिख लो दैट इट इज it can behave as a Bl acid and Bl base, it can behave as a Bl acid और Bl base, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी बेस। अगर मैं इसकी एसिड की बात करूं तो ये क्या दे रहा है? H प्लस दे रहा है, इट इज़ डोनेटिंग, तो इट इज़ बिहेविंग लाइक अ Bl एसिड, ठीक है। और अगर मैं कहता हूं H2O प्लस H प्लस, ये क्या आएगा? ठीक है जी। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, तो दिस इज एक्टिंग लाइक अ Bl बेस, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी बेस। गॉट इट? क्लियर होगी बात? ठीक है। तो इसमें लिखो अनायंस ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड्स, अनायंस ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। ये एसिडिक हाइड्रोजन का क्या मतलब है वो लिखवाता हूँ, पहले लिखो इसमें। अनायंस ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड्स कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन
containing acidic hydrogen are amphiprotic. ठीक है, तो एसिडिक हाइड्रोजन हमेशा ध्यान रखना, अगर ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 से डायरेक्टली जुड़ा हुआ, कि किसी एलिमेंट से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, दैट इज एसिडिक हाइड्रोजन. जैसे ग्रुप 16 में O है, S है, या अगर तुम देखो ये सारे के सारे हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे ग्रुप 16 है, यहाँ 17 है, ये सारे के सारे हाइड्रोजन क्या हो गए? एसिडिक. ठीक है, सारे के सारे हाइड्रोजन एसिडिक हो गए. ठीक है, तो एग्जांपल देता हूँ इसका. जैसे H3PO4 की बात करें, H3PO4 ये हो गया तुम्हारा. इसको अगर तुम तोड़ोगे तो यहाँ से -H+, क्या आएगा? H2PO4-. ठीक है, -H+ करोगे तो क्या आएगा? HPO4-. अगर तुम इसको फिर से एक और H+ निकालोगे तो H नहीं आएगा, सॉरी, PO4-3 आएगा. ठीक है, PO4-3 आएगा. गॉट इट? और मैंने नीचे वाला क्या माना है कि भाई यहाँ पे अगर मैं H+ ऐड करता चला जाऊँ. ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पे देखो इसको, तो ये H+ आयन लूज भी कर रहा है और H+ आयन गेन भी कर रहा है. लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है. ठीक है, तो हम कहेंगे इसको ये Bl क्या बोल रहा है, ये एम्फीप्रोटिक है, एम्फीप्रोटिक. ठीक है, एम्फीपी. ठीक, सेम वेस में देखो ये H+ लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है. ठीक है, नो दिस इज एम्फीप्रोटिक. हालांकि बाकी अगर तुम इसमें भी देखो तो दिस इज एम्फीप्रोटिक एज वेल. नहीं, नो, ये H+ एक्सेप्ट नहीं कर सकता, सॉरी. दीज टू ओनली आर एम्फीप्रोटिक स्पीशीज ओवर हियर. ठीक है जी. तो अगर तुम देखो यहाँ पर ये यूजुअली क्या होगा, ये एसिड होगा एंड दिस विल बी क्लियरली बेस. ठीक है ना, ये फाइनल इसका बेस बन गया है. ठीक है, ये तुम्हारे एसिड्स भी हो सकते हैं, सॉरी एसिड क्या ना, सॉरी, ये सॉल्ट होंगे, एसिडिक सॉल्ट्स होंगे. ये सॉल्ट का हिस्सा बन सकता है, ये भी सॉल्ट का हिस्सा बन सकता है, ये भी वैसे सॉल्ट का हिस्सा बन सकता है, लेकिन ये न्यूट्रल सॉल्ट होगा, न्यूट्रल सॉल्ट का. ठीक है, इसमें जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा, इसमें भी जो सॉल्ट बनेगा वो भी एसिडिक सॉल्ट होगा. क्लियर होगी बात? एसिडिक सॉल्ट का मतलब क्या हो, देखो ये तो समझ में आ गया ना एम्फीप्रोटिक कैसे है. इसमें ये एसिड है, वो बेस है, मतलब उसमें सारे H+ निकल चुके हैं, वो प्योर बेस है. हालांकि बेसिस के जैसे तो ये भी बिहेव कर रहे हैं, लेकिन दे कैन बिहेव एज एसिड्स एज वेल, इसलिए मैंने एम्फीप्रोटिक आयंस लिख दिया इनको. ये एसिडिक सॉल्ट का हिस्सा बन सकते हैं, वो जो बनेगा वो सिर्फ न्यूट्रल सॉल्ट का हिस्सा बनेगा. गॉट दैट? ठीक है जी, इसमें और तो कुछ नहीं. हाँ, तो ठीक है, एम्फीप्रोटिक हो गया. अब देखो इसमें एक चीज़ और बताता हूँ. ये जैसे मैं H3PO4 लिख रहा हूँ, तो तुम बोलोगे सर P इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? अगर तुम इसका स्ट्रक्चर देखो तो ऐसा होता है. तो ये जो H है ये O से जुड़ा है, ये H O से जुड़ा है, ये H O से जुड़ा हुआ है ना. तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पर ये 3 H ऐसे हैं जो कि दे सकता है, तो ये 3 एसिडिक हाइड्रोजन हो गए, तो इसलिए इसकी बेसिसिटी 3 हो गई. लेकिन अगर हम H3PO3 की बात करें तो ये आता है ऐसे. ये तो अगर तुम इसमें देखो तो H डायरेक्टली P से जुड़ा हुआ है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है. तो इसमें सिर्फ 2 ही एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 2. इसकी बेसिसिटी 3. ठीक, अगर मैं H3PO2 की बात करूं तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी? इसकी बेसिसिटी होगी 1. ये याद रख लो, इसका स्ट्रक्चर तो याद बढ़िया रहेगा. और इसका तरीका क्या है याद रखने का
कि जितने ऑक्सीजन है क्योंकि हाइड्रोजन तो तीनों में सेम है, लेकिन जितने ऑक्सीजन है उससे एक कम उसकी बेसिसिटी होगी। इसमें 4 है तो उसमें उसकी बेसिसिटी 3 आई, इसमें 3 है तो उसकी बेसिसिटी 2 आई, इसमें 2 है तो उसकी बेसिसिटी 1 आई। जितने ऑक्सीजन होंगे उससे एक कम इसका बेसिसिटी रहेगा। गॉट दैट? ठीक है जी। मैं इसलिए बताया ये क्योंकि हालांकि ये एम्फीप्रोटिक का पार्ट नहीं है, लेकिन इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2 में क्या सीन है ना। इसमें हम डिसाइड कैसे करेंगे कि ये मोनोप्रोटिक है, डाइप्रोटिक है, ट्राइप्रोटिक है? ठीक है, नेक्स्ट लिख लो इसमें, एन एसिड विल मेक एज मेनी सॉल्ट्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो ये भी सॉल्ट दे रहा है, ये भी सॉल्ट दे रहा है, ये भी सॉल्ट दे रहा है, तो इसमें कितने H प्लस है? ठीक है, जितने उसमें प्रोटॉन है। तो लिखो एन एसिड विल मेक एज मेनी सॉल्ट्स as the number of protons it can donate, क्लियर होगी बात? ये ध्यान रखेंगे। गॉट इट? जैसे इसी चीज़ को मैं अगर पॉलीप्रोटिक एसिड के लिए देखूं, ठीक है, किसी भी पॉलीप्रोटिक एसिड के लिए देखूं अगर मैं इसको, तो क्या होगा? जैसे मान लो HNA की बात करें, है ना, इन जनरल पॉलीप्रोटिक एसिड को हम ऐसे बताते हैं। तो पॉलीप्रोटिक एसिड में अगर मैं इसकी बेसिसिटी की बात करूं तो इसमें N इज़ द बेसिसिटी। ठीक है, N इज़ द बेसिसिटी। ठीक है, अच्छा, अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ सॉल्ट्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ सॉल्ट्स भी आएंगे इसके N। ठीक है, और अगर मैं पूछूं कि एसिडिक सॉल्ट कितने होंगे, देखो इसमें नंबर ऑफ सॉल्ट तो 3 थे, लेकिन एसिडिक सॉल्ट कितने थे? सिर्फ 2, है ना। तो एसिडिक सॉल्ट जो आएंगे हमेशा वो 1 कम आएंगे। ठीक है, ये चीज़ तुम वर्ड्स में भी लिख ही सकते हो। ठीक है, और अगर एम्फीप्रोटिक स्पीशीज़ की बात करूं तो इसमें कितने H थे जो कि दे सकता था? 3। एम्फीप्रोटिक कितने आए? 2। तो इन जनरल हमेशा याद रखना N-1। ठीक है, ये ध्यान रहे। गॉट इट? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहीं ना कहीं छोटे छोटे उसमें आ जाती है काम। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको यहाँ कंप्लीट करके फिर लुईस एसिड बेस थियरी। अच्छा एक सेकंड, एक चीज़ और है, वो भी तो बतानी है। चलो पहले इसको तुम नोट डाउन करो। ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं पॉज कर देता हूँ ज़रा। आई होप यू नोटेड इट डाउन। ठीक है जी, ओके। नाउ व्हाट वाज आई सेइंग, एक लास्ट चीज़ है जो शायद मैंने पिछले वाले में भी बोली थी, अगर नहीं मैं आई एम जस्ट रिपीटिंग इट अगैन। शायद हो सकता है कि ऐसा मैं भूल गया हूँ उस बात को बताना। अगर तुम देखो ध्यान से तो लुईस नहीं, ब्रॉन्स्टेड लाउरी एसिड और आर्हेनियस एसिड दोनों के दोनों सेम है। तो अगर एसिड का देखा जाए तो एसिड तो दोनों के दोनों में सेम है, सिर्फ बेस डिफर करता है। तो ये जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, नथिंग रियली बिग इन इट कि भाई बहुत बड़ा कोई इनसाइट दे दिया मैंने, बट बहुत छोटी चीज़ है ना, ये ध्यान रखना है। गॉट इट? अच्छा, तो ये कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ तुमको, इसका Ca और Cb दिखना है, राइट? Ca मतलब कॉन्जुगेट एसिड एंड Cb ऑफ फर्स्ट HS माइनस, सेकेंड HCO3 माइनस, थर्ड H2PO3 माइनस। ठीक है, तो क्लियर होगी बात। अब देखो HS है, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट एसिड लिखूं तो इसका मतलब क्या हुआ? इट बिहेव्ड लाइक अ बेस। बेस कैसे आएगा? HS माइनस प्लस H प्लस, दिस विल गिव यू H2S। तो दिस इज द कॉन्जुगेट एसिड। हालांकि इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस ये भी हो सकता है, हम ये भी कह सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे बेस ले रहे हैं तो ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया। अगर HS माइनस इज बिहेविंग लाइक एन एसिड देन इट विल गिव अस दिस। ठीक है, ये कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, दिस इज कॉन्जुगेट बेस। तुम देख रहे हो कि इसका इस तरीके से एक H प्लस जब हटा दोगे, अगर H प्लस हटा दिया इसमें से, तो दिस विल बिहेव लाइक एन एसिड। तो जो आएगा वो बेस होगा, कॉन्जुगेट बेस। और H प्लस अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया तो जो आएगा वो कॉन्जुगेट एसिड होगा। सेम विद दिस। ठीक है, इसको खुद से करना अभी। गॉट इट? चलो ऐसे करते हैं, जल्दी से कर देते हैं इसको। HCO3 H प्लस प्लस CO3 2 माइनस
CO3। ठीक है, ये हो गया जी, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट लुईस कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, अभी लुईस कॉन्सेप्ट में क्या सीन है ये देखो। लुईस कॉन्सेप्ट कहता है अगर कोई इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका H+ और OH- से लेना देना है ही नहीं, ये प्रोटॉन्स और OH- हाइड्रोक्साइड आयन होता है, उसके लेवल पे काम ही नहीं करता। और इसका वैसे इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है। इसका जो मोस्टली यूज़ आता है वो तुम्हारी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, मोस्टली ऑर्गेनिक में ही आता है ना, लुईस एसिड का। लेकिन क्योंकि ये पढ़ना है तो हम इसको पूरा पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि तुम्हें आगे लुईस एसिड का कॉन्सेप्ट पढ़ना ही है, हम ये भी पढ़ लेते हैं। तो लुईस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, डोनर है, इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, तो वो लुईस बेस होगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो वो एसिड होगा, लुईस एसिड, है ना। तो लुईस एसिड इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और लुईस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो सिंपल डेफिनेशन यही है, इससे ज़्यादा और कुछ डेफिनेशन इसकी नहीं है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दूं तो क्या होगा, जैसे NH3 है, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि ये नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं BH3 की बात करूं या BF3 की बात करूं, BF3 है ना, अगर मैं BF3 की बात करूं तो इसके, तुम्हें पता है कि इसका ना एक ऑर्बिटल जो होता है वो एम्प्टी होता है। तो अगर ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे तो हमें क्या मिल सकता है, यहाँ पे कुछ एक एडक्ट मिलता है जिसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अभी ये दे रहा है तो दिस इज लुईस बेस, ये ले रहा है तो लुईस एसिड। आर वी क्लियर अबाउट दिस? इट्स एज सिंपल एज दैट। क्लियर होगी बात? ठीक है जी, सिंपल इनफ। ठीक है, तो लिखो इसमें Arrhenius and Bronsted-Lowry acids, Arrhenius and Bronsted-Lowry acids are important because these acids give H+ or OH- ion. These acids give H+ or OH- ions and establish equilibrium but Lewis acid या Lewis concept is mostly useful in organic chemistry। ठीक है जी, ये तुम यहाँ तक लिख चुके होगे तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो सेकेंड चीज़ जो लिखनी है वो है कि ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी एसिड जो होते हैं वो लुईस एसिड भी होते हैं, ये लिख लो। लेकिन ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी जो एसिड होंगे ज़रूरी नहीं है कि वो वो लुईस एसिड भी हों। ठीक है, तो अगर हम देखें इसको शब्दों के जगह इसमें लिखना चाहें तो ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी बेस जो होगा, ठीक है, दैट इज़ द सेम एज लुईस बेस। लेकिन ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी एसिड जो होगा दैट विल नॉट बी द सेम एज लुईस एसिड। ठीक है, तो ये लिख लो। ठीक, क्लियर होगी बात? अब कंडीशंस लिखनी है कि कौन सा एसिड हो सकता है, कौन सा बेस हो सकता है। ठीक है, तो लिखो कंडीशंस फॉर लुईस एसिड। लुईस एसिड के लिए लिखो, सबसे पहला कंडीशन तो क्या हुआ कि उसके या तो उसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, जैसे इसका केस है, उसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए। तो लिख लो molecules whose central atom
मॉलिक्यूल्स हुज सेंट्रल एटम हैज़ एन इनकम्प्लीट या हैव एन सेंट्रल एटम हैज़ एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे BF3 और AlCl3, ठीक है। तो अगर मान लो मैं बात करता हूँ इस, ये तो एक एग्जाम्पल, ये जो वाला एग्जाम्पल है ना, ये उसी वाले का है जो मैंने फर्स्ट अभी वो दिया, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा लिखो सिंपल कैटायंस, देखो सिंपल कैटायंस है ना, सेकेंड वाला B, सिंपल कैटायंस। सिंपल कैटायंस जैसे भाई मतलब पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, सिंपल कितना है, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, H+ हो गया, Ag+ हो गया, है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं Ag+ को NH3 के साथ में ट्रीट करूं तो तुम्हें क्या मिलता है, ठीक है। तो इसमें देखो ये इसने अपने लोन पेयर एक्सेप्ट कर लिए इससे, ठीक है। तो ये तुम पूछ सकते हो कि ये सर क्या है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये तुम्हारे 12th में आता है, अभी इस पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि ये जो है दिस विल डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू दिस आयन, करेक्ट, तो ये ध्यान रखना। थर्ड है, अगर किसी कंपाउंड के सेंट्रल एटम में एक को डी ऑर्बिटल है अगर, है ना, कि जिससे उसका ऑक्टेट जो है वो एक्सपैंड कर सकता है, तो भी हम उसको लुईस एसिड की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो लिखो compounds in which the central atom has empty d orbital and or other orbitals of suitable energy, है ना, other orbitals of suitable energy and may require more than an octet of valence electrons वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे PF3 की तुम बात करो तो PF3 में अगर तुम देखोगे कि इसका ऑक्टेट तो पूरा है भाई, F यहाँ पे है, F यहाँ पे है और F यहाँ पे है ना, इस तरीके से मान लो। लेकिन इसके पास डी ऑर्बिटल भी है, तो अगर कोई इसके साथ में इलेक्ट्रॉन देना चाहे तो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए तो दिस इज अ लुईस एसिड, ठीक है जी, क्लियर होगी बात। तुम इसको देख सकते हो या फिर तुम देख सकते हो SiF4 को, ठीक है। इसको अगर मैं इनके साथ ट्रीट करूं तो ये F6 का ये आएगा, गॉट इट। चलो जी नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स, जैसे CO2 इज अ लुईस एसिड, ये ध्यान रखना। मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स, एग्जाम्पल बिटवीन एटम्स ऑफ डिसिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे हर एक के नहीं है ऐसा, जैसे CO2 हो गया तो इसमें इसकी 2.5 होती है, इसकी 3.5 होती है ना, तो 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर तुम देखोगे तो सेंट्रल एटम आयन, ये जो सेंट्रल एटम है इसका ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। सेम वे अगर मैं SO2 की बात करूं, ठीक है, इसमें भी यही सीन रहेगा कि ये वाला जो है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो दैट मीन्स दे कैन बिहेव लाइक लुईस एसिड्स, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ठीक है, अ क्लोज्ड शेल मॉलिक्यूल may be able to use one of the अभी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में भी कभी कभी इलेक्ट्रॉन लिया जाता है कुछ कंपाउंड्स द्वारा। तो ये बहुत रेयर केसेस हैं, लेकिन लिखना इंपॉर्टेंट है। सो फार तो मैंने इस पर कोई क्वेश्चन देखा, लेकिन हो सकता है आ जाए, है ना, JEE में कुछ। तो अ क्लोज शेल मॉलिक्यूल may be able to use one of the unoccupied anti-bonding molecular orbitals, may be able to use one of the unoccupied anti-bonding molecular orbitals to accommodate an incoming electron pair, तो इसका एग्जाम्पल होता है टेट्रासायनोईथेन, ठीक है। This is what tetracyanoethane is.
ठीक है, तो क्लियर होगी बात। टेट्रासाइनोइथेन। कंडीशंस फॉर लुईस बेसिस, भाई लुईस बेसिस में क्या कंडीशंस होंगी भाई, वही कि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या उसके पास नेगेटिव चार्ज हो। तो लिखो मॉलिक्यूल्स हुज सेंट्रल एटम, molecules whose central atom has an unshared pair of electrons, has an unshared pair of electrons, जैसे H2O हो गया, NH3 हो गया, NH2 हाइड्रोजन हो गया, है ना, ROH हो गया, ROR हो गया। ROH ROR क्या होता है, एसिड, जो सॉरी एल्कोहल्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और ईथर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हो गए। H2O हो गया तुम्हारा, जहाँ पे O है सिंपल सी बात है, यहाँ पे लोन पेयर है ना इसके सेंट्रल एटम में। NH3 की अगर तुम बात करो यहाँ पर भी लोन पेयर्स है। ठीक है, सेकंड लिखो सिंपल नेगेटिव आयंस, सिंपल अनायंस लिखो, सिंपल अनायंस Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। थर्ड लिखो मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड्स। अब तुम बोलोगे सर मल्टीपल बॉन्डेड का तो आपने अलग बताया था, लेकिन इस केस में क्या है, सेंट्रल एटम जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो लिखो इसमें मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड्स विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड्स विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विद ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तुम्हारा 12th में आएगा, हालांकि अभी लिख लो, अच्छी बात रहेगी। जैसे अगर मैं बात करूं C ट्रिपल बॉन्ड O, तो ये ऐसे आता है। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, सेम वे ऐसे रहेगा तुम्हारा। एक सेकेंड, हाँ, N 1 2 नहीं, ना इसमें तो फिर X, ठीक है, दिस विल बी द वन। तो इसमें इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इस वजह से जो सेंट्रल एटम है वो क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है तो लुईस बेस होगा। ठीक है जी, चलो कूल। ठीक है, ये तुम्हारा लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट होगा। अब इसके बाद हम आगे जो बात करेंगे दैट विल बी इवन मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे। तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑसवर्ल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। तो सबसे पहले लिखो इसमें ऑसवर्ल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि भाई जो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, एसिड्स को या बेसिस को हम किस तरीके से वी कैन डिफरेंशिएट और डिफाइन, है ना, और कैटेगराइज। ये क्यों पढ़ा, क्योंकि अब जो पोर्शन आ रहा है उसमें हम H+ की कॉन्सेंट्रेशन और OH- की कॉन्सेंट्रेशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो तुमने देखा कि जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन से, आर्हेनियस एंड ब्रॉन्सेट-लॉरी, वही इस चैप्टर में काम आने वाले। लुईस एसिड इस चैप्टर में या लुईस बेस इस चैप्टर में काम नहीं आएगा। ठीक, अब जो दोनों के दोनों जो आ रहे हैं काम, उसमें तुम देखोगे एक में H+ लूज करता है, एक में OH- लूज करता है, एक में H+ गेन कर रहा है। तो ये इस चीज़ का असर किसी भी सोल्यूशन में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सॉरी इनकी कॉन्सेंट्रेशन H+ और OH- की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने घटाने के काम आता है, या फिर जो इक्विलिब्रियम सेट है वहाँ पे उसको डिस्टर्ब करने के काम आता है। ठीक है, तो क्योंकि हम इक्विलिब्रियम से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं और मोस्टली हम आयनिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो उसमें H+ और OH- की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब उसको कैसे निकालना है वो हम जानेंगे। ठीक है, तो ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ, सबसे पहले लिखो ऑसवर्ल्ड ठीक है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, सबसे पहले लिखो कि दिस इज एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले ये चीज़ लिखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, और इस तरीके से इस लॉ को यूज़ करके हम H+ की कॉन्सेंट्रेशन या किसी आयन की कॉन्सेंट्रेशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो दिस
concept, yeah, this law is applicable to weak electrolytes. ठीक है. अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे मान लो हमारे पास ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है, अब यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम सेट हो गया, ऐसा कुछ आ गया, तो भाई ये अंडरस्टूड है. अगर मैं ना कहीं भूल भी जाऊँ ना कभी कि एक्वस नहीं लिखा है, तो अज्यूम कर लेना है कि भाई एक्वस है यहाँ पे, A+B-. ठीक है. तो अच्छा, अब आगे की बात करते हैं. इसमें देखो, अगर ये स्ट्रॉन्ग होता तो हम क्या लिखते, T=0 पे ये C होता, ये 0 होता, ये 0 होता, और T=end पे ये 0 हो चुका था, ये C हो चुका था, ये C हो चुका था. लेकिन क्योंकि ये वीक है, ये दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा. इक्विलिब्रियम में तुम देखोगे कि यहाँ पे C×1 - मतलब C-C टूट जाएगा. और अगर ये C टूटेगा, क्योंकि 1:1 का रेशियो है, तो ये C बनेगा, ये भी C बनेगा. यहाँ पर अल्फा क्या है, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये हम पढ़ चुके हैं. ठीक है ना, ये हम पढ़ चुके हैं कि नहीं, कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है. ठीक. और ये मजे की बात ये है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए दिस इज अननोन, तभी तो मजा आएगा. अगर अननोन होगा तो ही तो मतलब कुछ तो कैलकुलेट करेंगे, तो वी विल बी कैलकुलेटिंग दिस ओनली, है ना. और इसको कैलकुलेट करेंगे तब आगे की बात तब आएगी. ठीक है. तो तुम देख रहे हो कि ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए. ठीक. और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से, जिसमें जो अल्फा है, अकॉर्डिंग टू सम बुक्स दैट अल्फा शुड बी वेरी वेरी लेस देन 1. अगर मैथमेटिकली देखें तो लेस देन 10% होना चाहिए. मैं तुम्हें हिदायत दूंगा कि लेस देन 5% रखना. ठीक है. ये सेफेस्ट है. कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है. ये सेफेस्ट है, मतलब अगर लेस देन 10% है तो ओके है, लेकिन लेस देन 5% रखोगे तो कभी गलत नहीं होगा. गॉट इट. तो ये ध्यान रखना है कि अल्फा शुड बी वेरी वेरी लेस देन 1. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है. ठीक. अच्छा, अब क्योंकि इसमें ये आयनाइजेशन हो रहा है ना, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आयनाइज हो रहा है ना, या डिसोसिएट हो रहा है, तो हम यहाँ पर इस प्रोसेस को लिखेंगे क्या, ये दिस इज प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन और आयनाइजेशन. ठीक है जी. तो मैं इसको आयनाइजेशन लेके चल रहा हूं, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ आयोनाइजेशन, है ना. हम ये कह सकते हैं ना, आयोनाइजेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं KI से. तुम बोलोगे सर KC और K इक्विलिब्रियम क्या, अभी क्योंकि इक्विलिब्रियम किसका है, आयोनाइजेशन का, तो जस्ट टू रिप्रेजेंट दैट मैं KI लिख रहा हूँ. हालांकि ये दिस इज द सेम एज K इक्विलिब्रियम. ठीक है, बस मैं ऐसे लिख रहा हूँ. अब KI जो है ये यूजुअली गिवन होगा, ये यूजुअली गिवन होगा, या फिर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बट मोस्टली ये गिवन होगा. अब गिवन होगा तो देखो, अगर मैं KI का लिखूं तो KI को कैसे लिख सकता हूं भाई, A+ का कॉन्सेंट्रेशन इंटू B- का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन AB का कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, है ना, एट इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम पे क्या है इसकी कॉन्सेंट्रेशन, C इंटू C अपॉन C इंटू 1 - अल्फा. तो अगर तुम देखोगे ये आएगा C² इंटू 1 - अल्फा. क्लियर होगी ये बात. ठीक है जी. तो सबसे इसमें लिख लो KI इज दी आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यूजुअली गिवन होगी. ठीक है. अच्छा, अब अगर तुम इसमें देखो, यहां पर मैंने क्या लिखा कि अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1. तो अगर अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1 है तो 1 - अल्फा विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर टू 1. तो हम यहाँ पर इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. क्या आएगा यहाँ पे, KI इज इक्वल्स टू C² अपॉन 1. तो अल्फा क्या आ जाएगा, KI अपॉन C का अंडर रूट. हाँ है ना, आर वी क्लियर. ठीक है, क्लियर होगी ये बात. गॉट इट. अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि A+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या है,
तो A प्लस की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या आ रही है, C इंटू अल्फ़ा, तो C इंटू अल्फ़ा इक्वल्स टू C इंटू अंडर रूट ऑफ KI अपॉन C, क्या आ जाएगा ये KI इंटू C का अंडर रूट, ठीक है। B माइनस, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन देखूँ तो ये भी C अल्फ़ा है, C इंटू, इसको सीधे सीधे लिख देता हूँ, यही आएगी KI इंटू C। हाँ या ना, क्लियर हुई ना, क्लियर हुई ना बात, सिंपल इनफ, नथिंग मोर नथिंग लेस, गॉट इट, ठीक है। तो ये हो गया। अगर ये एसिड होता तो हम इसको आयनाइजेशन कांस्टेंट की जगह हम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कहते, और तब हम इसको रिप्रेजेंट करते, या यूं कह सकते हो हम, फॉर एसिड जो KI है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम KA से, है ना। तो ये सारी की सारी जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की है उसमें KI के जगह KA रख दो। तो फॉर एसिड्स KI इज बेसिकली KA, तो अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ KA अपॉन C एंड H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि भाई देखो मैं B माइनस की बात नहीं कर रहा हूँ, मान लो ये H, इस केस में HA होता तो A प्लस सॉरी H प्लस और A माइनस देता, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन भी ये C अल्फा के इक्वली आएगी और दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू KA इंटू C का अंडर रूट। सेम अगर मैं फॉर बेसिस लिख लूँ, फॉर बेसिस, तो KI विल बी सेम एज KB या विल बी कॉल्ड KB, तो अल्फ़ा की जगह कि अल्फ़ा के का फॉर्मूला क्या जाएगा KB अपॉन C, और H प्लस का क्या जाएगा KB इंटू C, गॉट इट, ये ध्यान रखने का, ठीक है। तो ठीक, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तुमने देखा ये इसका यूज़ क्या आया, तुमने देखा नहीं भाई, अल्फ़ा हमने कैलकुलेट कर लिया, अल्फ़ा कैलकुलेट कर लिया ना, वी गॉट अ वे टू कैलकुलेट, दिस इज ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, दिस इज ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, इसको यूज़ करके हमने अल्फ़ा कैलकुलेट कर लिया। अगर अल्फ़ा कैलकुलेट कर लिया तो हमें H प्लस की वैल्यू आ गई या OH माइनस की वैल्यू आ गई, इसमें H प्लस क्यों लिख रहा हूँ यार मैं, यहाँ पर OH माइनस आएगा, है ना। तो हमें यही तो जानना था, एज एसिड्स एंड बेसिस हम क्या इसे कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस, यस वी कैन। अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन पता है और हमें आयनाइजेशन कांस्टेंट पता है फॉर एन एसिड और फॉर द बेस, वी कैन कैलकुलेट अल्फा एज वेल एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस, गॉट दैट, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो लिख लो इसको, ठीक है, ये दोनों लिखो, इसमें लिख लेना भाई कि जो KA है, KB है और KI है, तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स ही हैं, तो इसलिए ये किसी और फैक्टर, किसी भी फैक्टर से चेंज नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से होंगे, है ना। प्रहलाद का मैंने बताया था ना, उसको वरदान था, वैसे ही इसको भी वरदान है कि भाई टेम्परेचर के अलावा इसका कोई भी बाल भी वाका नहीं कर सकता। तो लिख लो इसे, इट चेंजेस, इट मतलब ये तीनों, या लिखो KI KAN KB, KI KAN KB चेंज ओनली एंड ओनली विद टेम्परेचर, चेंज ओनली एंड ओनली विद टेम्परेचर। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, हमें C पता होना चाहिए और KI, मतलब इन तीनों में से एक तो पता होना चाहिए, है ना। तो लिखो either of like any two of the three must be known so that we can use this equation, any two of the three must be known so that we can use this equation, got that, ठीक है। चलो अब एक चीज़ और है, मान लो, वैसे देखो अगर तुम क्या कहते कि ये KI इक्वल्स टू ये है, तुम अल्फ़ा निकाल सकते हो अभी भी, क्यों, क्योंकि C नोन है, KI नोन है, लेकिन यहाँ पे एक अल्फ़ा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, हालांकि उसको भी सॉल्व कर सकते हो लेकिन बहुत मैथमेटिकल हो जाएगा वो, इसलिए ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ यूज़ किया जा सकता है कि अगर अल्फ़ा बहुत बहुत कम है, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, तो हम इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है, वो यहाँ तक रखने देता है तुमको, तो उसका पता कैसे चलेगा। तुम क्या करो, 1 माइनस अल्फ़ा को नेगलेक्ट कर दो और फिर अल्फ़ा की वैल्यू निकालो। अल्फ़ा की वैल्यू अगर 0.05 से ज़्यादा आई, मतलब अगर 0.1 तक भी आती है तो भी एक लेवल तक तुम कह सकते हो ओके, लेकिन अगर 0.1 से ऊपर आ गई, अगर 0.1 से ऊपर आ गई
तो डेफिनेटली यू विल हैव टू यूज द होल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस अप्रॉक्सीमेशन। तुम ये अप्रॉक्सीमेशन नहीं कर सकते अगर अल्फा 0.05 से बहुत बड़ा हुआ, मतलब 0.1 से एटलीस्ट ऊपर हुआ। 0.05 से 0.1 तक भी ओके है, मतलब यू कैन यूज दैट वैल्यू एज अल्फा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हुआ तो यू कैन नॉट यूज दिस अप्रॉक्सीमेशन, तब तुमको ये वैल्यू ऐसे ही यूज़ करनी होगी, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए तुम इसको रटना नहीं। मैं तो कभी नहीं रटा, मैंने क्या किया, मैंने ये लिख दिया हमेशा, 1 सेकंड नहीं लगता इसको लिखने में, और तुम हमेशा ये फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो इससे। अगर तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला उसको कैलकुलेट करना आता है तो तुम कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? तो इट इज़ रियली ईजी, गॉट दैट? ठीक है, तो एक मिनट टाइम देख लेते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। 55 ओके, चलो फैक्टर्स अफेक्टिंग देख लेते हैं। ठीक है, कुछ फैक्टर्स होते हैं, 5 फैक्टर्स हैं इन टोटल, जिसमें से 2 एक्चुअली में काम के हैं, तो वो लास्ट 2 जो होंगे मैं कल डिस्कस कर लूँगा। जो 3 है हम आज बता देते हैं। ठीक है, तो लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा। फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा है उसमें सबसे पहले सॉल्वेंट का रोल आता है, सॉल्यूट का रोल आता है। सॉल्यूट, अगर भाई तुम्हारा वीक सॉल्यूट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डेफिनेटली क्या होगा, आयनाइजेशन कम होगा। ठीक है, उसका आयनाइजेशन कम होगा। तो लिखो इसमें, मतलब अल्फा कम होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा, उसमें पहला हो गया नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट है कैसा है, इफ solute is a weak electrolyte, alpha will be very less than 1. if it is strong electrolyte, alpha will be equal to 1. ठीक है ना? तो अगर तुम्हें बहुत शॉर्ट में लिखना है तो तुम क्या लिख सकते हो उसको, you can write it as first is nature of solute. तो अल्फ़ा, सॉरी, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फ़ा विल बी वेरी लेस देन 1, और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 या ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, है ना? कभी कभी 0.99 भी ऐसा रहेगा दिया हुआ, बट तुम हमेशा सेफली अज्यूम कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए विल बी 1। तो इसमें क्या होगा, Ki विल बी गिवन। अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? वेरी गुड, मान लो तुमको ये नहीं पता कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो तुम कैसे जानोगे कि ये स्ट्रॉन्ग है वीक है? अगर क्वेश्चन दिया होगा और कोई मेंशन है, कोई इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पे मेंशनड है, और अगर उसका Ki दिया हुआ है, Ki और Ka और Kb कोई सा भी दिया हुआ है अगर, तो हम कहेंगे कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइंड होगा, तो दिया भी होगा। अगर नहीं दिया है, इफ Ki नॉट गिवन, इसका मतलब क्या हुआ कि वो डिफाइंड ही नहीं है। और डिफाइंड किसके लिए नहीं होगा? जहां पे इक्विलिब्रियम नहीं होगा वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन नहीं होगा, और इक्विलिब्रियम कहां नहीं होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में। ठीक है, तो एक लिटमस टेस्ट तो नहीं कहना चाहिए मुझे, बट एक ये कह सकते हो कि अगर Ki या Ka या Kb कभी दिया नहीं है, सॉरी दिया हुआ है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, नहीं दिया है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। थिंक ऑफ इट लाइक दैट। ठीक है जी, नेक्स्ट लिखो नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर सॉल्वेंट का हमेशा पोलर नेचर होना चाहिए, चाहे प्रोटिक हो चाहे एप्रोटिक हो, बट पोलर होना चाहिए। ठीक है, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होना चाहिए वो बहुत ही हाई होना चाहिए, जैसे वाटर का 82 होता है। ठीक है, तो लिख लो 82 या 81, 82 या 81, एक सेकेंड, 82 होता है शायद, लिख लो। सॉल्वेंट शुड बी पोलर इन नेचर, solvent should be polar in nature and its dielectric constant should be high. ठीक है, should be high। तो ये दोनों की दोनों जो conditions है वो H2O पूरी करता है, इसलिए ये काफ़ी अच्छा solvent माना जाता है। तो लिखो H2O satisfies both of these properties, H2O satisfies both of these properties, hence it is called universal solvent, hence it is called universal solvent। and the third one which is of importance लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है,
दैट थर्ड वन इज़ टेम्परेचर। तुम्हें पता है कि भाई टेम्परेचर में अगर चेंज करूँगा तो के आई विल चेंज, है ना। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगा तो के आई विल इंक्रीज़, और अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज़ करूँगा तो के आई विल डिक्रीज़। ठीक है, तो लिखो इक्वली अल्फ़ा विल बी, अच्छा चलो ठीक है, टेम्परेचर अगर मैं डिक्रीज़ करता हूँ तो के आई, सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगा तो के आई इंक्रीज़ होगा। देखो भाई के आई या के ए कह लो, तो अल्फ़ा ऊपर है, कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखो, अगर ये बढ़ रहा है इसका मतलब अल्फ़ा भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अल्फ़ा ऑल्सो इंक्रीजेस, और अगर ऐसा है तो अल्फ़ा ऑल्सो डिक्रीजेस। तो तुम देख सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अल्फ़ा बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो अल्फ़ा घटेगा। इसका भी रीज़न है, जैसे ये समझो कि टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट उनका बढ़ जाएगा। मूवमेंट अगर स्विफ्ट होने लगा तो वो जो उनका बंधन है, मतलब जो बॉन्ड है, चाहे आयनिक हो चाहे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो, वो एक दूसरे से कम होने लगेगा। और अगर कम होगा तो टूट जाएगा ना वो बॉन्ड, और टूट गया तो मतलब आयनाइजेशन ज़्यादा हो गया, डिसोसिएशन ज़्यादा हो गया, मतलब अल्फ़ा ज़्यादा हो गया। गॉट इट? तो लिखो इफ़ टी इंक्रीजेस के आई इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, इफ़ टी इंक्रीजेस के आई इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, देयरफॉर अल्फ़ा इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस विद राइज एंड फॉल इन टेम्परेचर। तो अल्फ़ा ये लिख लो यार, अल्फ़ा इंक्रीज करेगा टेम्परेचर के साथ, अल्फ़ा डिक्रीज करेगा टेम्परेचर के डिक्रीज के साथ। ठीक, क्लियर होगी बात? अच्छा, इसमें लिखो साथ में कि जो मैंने बताया, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, चाहे हिंदी में लिख लो इसको, अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हो तो लिख लेना, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी और आयंस की स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, सो द स्पीड ऑफ आयंस विल इंक्रीज, हेंस दे विल बी एबल टू ब्रेक द बॉन्ड्स, they will be able to break the bonds and increase ionization, hence degree of ionization या degree of dissociation increases। क्लियर होगी बात? अल्फा increases, ये तुम्हारा रीज़न है। चलो भाई, अब कल जो हम बात करेंगे इसी का थोड़ा सा आगे का पोर्शन है। देखो फैक्टर्स तो हम कल बात करेंगे, 2 फैक्टर्स और बचे हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। वन ऑफ देम इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन भी एक फैक्टर है ना, कि ये तो हमने डिसाइड देख लिया, कॉन्सेंट्रेशन एक फैक्टर है। अगर कॉन्सेंट्रेशन तो हमारे हाथ में ना, हम इसको कितना भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो भाई टेम्परेचर अगर तुमने फिक्स कर दिया तो वो फिक्स हो जाएगी, उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन को तो हम कर सकते हैं। तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा? दूसरा एक कॉन्सेप्ट है जो तुमने पहले कभी नहीं पढ़ा, विच इज़ कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट, हम उसको भी कल पढ़ेंगे। और उसके बाद अल्फ़ा को कैसे घटाया बढ़ाया जाता है वो सब चीज़ें देखेंगे, और उसके आगे की चीज़ें। चलो भाई, टेक केयर और मज़े करो, दोस्तों को बोलो सब्सक्राइब करो, और जो वेबसाइट है उसको you need to subscribe to that as well. You need to create a login and you will get access to a lot of good stuff from there. ये पूरा का पूरा जो this whole notes will be there in PDF form. So join that and take care. Bye bye till then.